गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग बताए थे आपको इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, उसके बाद हम आपको डील किए थे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो देखिए इसके बाद हम लोग का आखिरी है, इसको बोलते हैं हम लोग एब नॉर्मल मोलर मास, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए ये क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए एब नॉर्मल, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, एक इंसान होता है नॉर्मल और एक होता है एब नॉर्मल। नॉर्मल बोलने का मतलब उसका बिहेवियर, मेथड ऑफ टॉकिंग, वो आपका एक रेगुलर वे में होगा, एक सिस्टमेटिक वे में होगा। लेकिन जब कोई इंसान एब नॉर्मल हो जाता है तो उसके बात करने का तरीका, उससे मिलने जुलने का तरीका वो डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास का। तो देखिए एब नॉर्मल मोलर मास। तो देखिए एब नॉर्मल बोलने का मतलब अभी तक हम लोग जितना भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, या उसमें आप वेपर प्रेशर पढ़े, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पढ़े, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े, ऑस्मोटिक प्रेशर पर है। तो देखिए इन सब में हम लोग एक चीज़ कॉमन देखें, क्या कि जब भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करते थे या फ्रीज करते थे तो एक सलूशन हम लोग बनाते थे। उस सलूशन में हम लोग ऐसे पदार्थ को मिलाते थे जो उसमें जाने के बाद ना तो एसोसिएट होता था और ना ही डिसोसिएट होता था। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, आप किसी भी सलूशन में अगर वैसे चीज़ को मिलाना चाहते हैं जिसके वजह से उनका एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो। जैसे आपको पता होगा कि देखिए NaCl है, ये रहा NaCl। आपको पता है अगर ये वाटर में जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ में और Cl- में। तो देखिए ये अपने आयंस में टूट गया। अब यहाँ पर दो तरह का बात आपके सामने में आएगा। एक को हम लोग नाम देते हैं कैलकुलेटेड, एक को हम लोग नाम देते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, एक को हम लोग बोलेंगे कैलकुलेटेड मोलर मास, और एक को हम लोग नाम देते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक को नाम देते हैं हम लोग ऑब्जर्व मोलर मास। तो देखिए कैलकुलेटेड बोलने का मतलब क्या, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व। देखिए कैलकुलेटेड बोलने का मतलब जो उसका फार्मूला मास होता है। जैसे मान लीजिए ये NaCl है, ये NaCl टूट गया Na+ में और Cl- में। तो देखिए सोडियम का 23 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5 ग्राम। तो ये 58.5 ग्राम जो आया ये आपका है कैलकुलेटेड मोलर मास। अब देखिए ऑब्जर्व करने का मतलब जो आप कैलकुलेट किए हैं तो क्या होगा, ये NaCl जो है ये अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ, ये अपने आयंस में टूटा। तो इसके टूटने की वजह से हो सकता है कि आपका ऑब्जर्व मोलर मास या तो 58.5 ग्राम ही रहे, या उससे बढ़ जाए या उससे घट जाए। तो उस केस में जो आपको दिखाई देगा ये NaCl के डिसोसिएशन से जो इसके मोलर मास में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, उसी डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑब्जर्व मोलर मास। तो देखिए ये कैलकुलेटेड और ये ऑब्जर्व, ये आपके सामने में बार बार रिपीट होगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास में उसके एसोसिएशन की वजह से या उसके डिसोसिएशन की वजह से उसमें कुछ फ्रैक्शन का आ जाना, उसमें कुछ फ्रैक्शन का उत्पन्न हो जाना, यही आपका कहलाता है क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखिए आप जैसे सुने होंगे कि सर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप सुने हैं। तो देखिए ज़रा सा इसमें हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 करके कि देखिए आपका जो सॉल्यूट होता है, एक ऐसा सॉल्यूट होता है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता हो, ठीक है, उसका सिंपल फॉर्म रहता हो, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, सबसे पहला केस जब सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए बाबू जब आपका सॉल्यूट जो है वो आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब ना तो उनका एसोसिएशन होता है और ना ही उनका डिसोसिएशन होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं यूरिया, आप यूरिया को ले लीजिए, आप ग्लूकोज को ले लीजिए,
आप सुक्रोज को ले लीजिए, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो देखिए जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप मोलर मास निकालना चाहते हैं, या तो आप ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालिए या आप उसका कैलकुलेटेड मोलर मास निकालिए, दोनों में से आप जो निकालिएगा वो आपको बराबर मिलेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, इस केस में जब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, उस केस में जो आपका कैलकुलेटेड मोलर मास होगा, जो आपका कैलकुलेटेड मोलर मास होगा, कैलकुलेटेड मोलर मास होगा बाबू, उस टाइम में ये आपका बराबर होगा ऑब्जर्व मोलिकुलर मास के। वो आपका ऑब्जर्व मोलर मास के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपका कैलकुलेटेड होगा और जो ऑब्जर्व होगा, वो दोनों का दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। यानी आप तो उसको कैलकुलेट करो, फार्मूला मास निकालो, या मान लो चूंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं दूसरा केस का, जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो। देखिए जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो, जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो, इसका मतलब मान लीजिए जब आपका सॉल्यूट डिसोसिएट करता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। जब वो डिसोसिएट करेगा, टूटेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप NaCl को लीजिए, ठीक है, और इस NaCl को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दिए, तो डिसॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये Na पे प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। तो देखिए जरा सा, अभी जो है आप सिर्फ NaCl लिए थे, ये चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये इनिशियली 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। अब देखिए जरा सा आप सोचिए कि सर NaCl तो हम लोग 1 ही मोल लिए थे, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला जो आयंस है ये 2 मोल हो गया। देखिए 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया बाबू आपका 2 मोल। तो देखिए जब आपका कोई भी सॉल्यूट डिसोसिएट करता है, जब आपका कोई सॉल्यूट डिसोसिएट करता है, टूटता है, तो उसमें जो आयंस का नंबर है, आयंस का नंबर वो बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब आप देख लीजिए, NaCl का 1 मोल लिए थे, जब ये अपने आयंस में टूटा तो टूट कर टोटल कितना मोल्स हो गया, टोटल हो गया बाबू आपका 2 मोल्स। तो देखिए इस केस में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है आपका, जो नंबर ऑफ कण है वो बढ़ चुका है। कितना बढ़ा, पहले 1 था, 1 से 2 गुना हुआ। अब देखिए आप एक बात समझते हैं इसमें, कौन सा बात, कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। जितना ज़्यादा आपका सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जितना ज़्यादा, उसी के नंबर पर डिपेंड करेगा कौन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बात आप और भी जानते हैं कि सर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना ही कम क्या होगा, ये आपका होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए जब आपका डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन के केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो कणों की संख्या है, वो कणों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाबू आपका बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अमाउंट है वो ही बढ़ेगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर मास के। तो देखिए जब भी आपका सॉल्यूट डिसोसिएट करे, टूट जाए, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए इसी में हम लोग अगर ऐसा बात करें कि अगर मान लीजिए सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, यानी सॉल्यूट जहां पर आपस में जुड़ रहा हो, जुड़ने वाला केस आ जाए, तो देखिए हम लोग बात करते हैं तीसरा केस का, जब सॉल्यूट आपका डिसोसिएट नहीं एसोसिएट करे, जब सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, जब सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, जब सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, जब सॉल्यूट आपका जुड़ रहा है,
तो देखिए जब आपका सॉल्यूट जुड़ेगा, जैसे हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये रहा CH3 ये C, देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए आप ऑक्सीजन और ये मोर इन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इस दोनों के बीच में क्या होगा, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिस फोर्स का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए ये दोनों मिलकर, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया, एसिटिक एसिड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट किया। अब देखिए जरा सा, इसमें जो है दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला, एक ये वाला और एक ये वाला, तब जाकर ये बना। इसका मतलब देखिए इधर भी एक पार्टिकल्स, इधर भी एक पार्टिकल्स, जब दोनों मिला यानी दो पार्टिकल्स मिला तो एक पार्टिकल का, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें बताइए जरा सा आप, इसमें जो नंबर हुआ सॉल्यूट का, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुआ वो बढ़ा या घट गया। तो आप देख सकते हैं इसमें सॉल्यूट का जो नंबर है वो नंबर क्या हुआ, वो घटा है। चूंकि देखिए दो जुड़ा है आपस में, तो जुड़कर एक हुआ है, तो दो से हुआ एक, तो नंबर क्या हुआ, ये नंबर क्या हुआ आपका, ये नंबर घट चुका है। तो देखिए ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए अब बार बार क्या है, बार बार अब आपके सामने में अगर यही बात आ रहा है, बार बार आ रहा है कि सर यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपका जो मोलर मास होगा उसमें अपने को डिफ़िकल्टी होगा उसको ऑब्जर्व करने में, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ पे सर जुड़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, तो इसको जोड़ने के लिए एक साइंटिस्ट डेवलप हुए, जिस साइंटिस्ट का नाम है वान हॉफ फैक्टर। तो देखिए ये आपको क्या बताते हैं, वान हॉफ फैक्टर। तो आप देखते रहिए आराम से क्या सिखाना चाह रहे हैं ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है वान हॉफ फैक्टर, या तो आप पूरा ऐसे बोल दो या शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हो आई। ये साइंटिस्ट जो है ये आपको बताता है कि जब एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए तो वहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा है या घटा है, बस आप इसको यूज़ कीजिए। तो देखिए ये बताते हैं क्या, अगर इनको अगर आपको कैलकुलेट करना है वान हॉफ फैक्टर, ये बोलते हैं कि आपको कि आप जो है नॉर्मल मोलर मास, जो नॉर्मल मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास और जो एबनॉर्मल मोलर मास होगा, नॉर्मल मोलर मास और जो आपका एबनॉर्मल मोलर मास होगा, एबनॉर्मल मोलर मास होगा, उसका रेशियो होगा वान हॉफ फैक्टर। या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो और नहीं तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जो वान हॉफ फैक्टर होगा ये आपका बराबर होगा कैलकुलेटेड मोलर मास। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसको हम लोग बोल सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास, और बटा में इसको हम लोग इसका रेशियो ऑब्जर्व मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास, इस दोनों का जो रेशियो होगा उसी को। अब देखिए आपको पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। अगर मोलर मास के फॉर्म में लिखना होगा तो देखिए ऊपर है कैलकुलेटेड मोलर मास और नीचे में है ऑब्जर्व मोलर मास। या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे अगर नहीं बोलना है तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। देखिए ज़रा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में बोलना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे बोल सकते हैं हम लोग ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इन्वर्स का रिलेशन है। तो देखिए ऊपर में है आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऊपर में किसका मास हो जाएगा, ऊपर में आपका मास हो जाएगा ऑब्जर्व मोलर मास, और बटा में
आपका हो जाएगा कैलकुलेटेड, बटा में आपका हो जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास के। तो देखिए ये वांट ऑफ फैक्टर आपको बोलता है क्या, अगर निकालना है कि किस में एसोसिएशन, किस में डिसोसिएशन, कहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा है, कहाँ पे घटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर वांट ऑफ फैक्टर को यूज करके आप ये बता सकते हैं डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए हम लोग डील कर सकते हैं। तो निकालने का जो वांट ऑफ फैक्टर है, ये निकालने का कुछ फार्मूला आपको बता रहा है। फार्मूला बता रहा है क्या, देखिए जो नॉर्मल मोलर मास है और जो एबनॉर्मल मोलर मास है, इस दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है क्या, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दो तरह का, एक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े नॉर्मल वाला। अब देखिए कुछ ऐसे सॉल्यूट को आप मिलाना चाहते हैं जिनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए बाबू हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक साइड हम लिख रहे हैं एब नॉर्मल, और एक साइड हम लोग लिख दिए एब नॉर्मल, एक साइड हम लोग लिख दिए एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए नॉर्मल सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। अगर बात किया जाए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो याद होगा आपको डेल्टा पी बाई पी नॉट, ये था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू M2 बाई W2, ये हुआ। दूसरा हम लोग पढ़े थे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको ध्यान में हो तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी बराबर हम लोग पढ़े थे केवी इनटू मोलालिटी। तीसरा हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग पढ़े थे केएफ इनटू मोलालिटी। और एक हम लोग पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आपको याद होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT। अब देखिए ये सब तब अप्लाई करना था जब आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए जब सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, इसका मतलब ना तो उसमें एसोसिएशन हो रहा था और ना ही उसमें डिसोसिएशन, ना तो वो एसोसिएट कर रहा था और ना ही डिसोसिएट कर रहा था, तब जाकर आपको ये लगाना है। लेकिन मान लीजिए आपके सामने में ऐसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया जिसमें आप एसिटिक एसिड को मिला दिए या NaCl को मिला दिए, तो उस समय में एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा और आपका NaCl डिसोसिएट करेगा और एसिटिक एसिड एसोसिएट करेगा। तो उस केस में जो आप ऑब्जर्व कीजिएगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगा। और चेंज होने का मतलब जो है आप कुछ मत कीजिए, ये जो आपको है डेल्टा पी बाई पी नॉट, अब क्या करना है, इसको आप वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको जुड़ा या घटा वो आपको कुछ नहीं बताना, आई वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका सीधा सा आ जाएगा M2 बाई W2। अब देखिए दूसरा हम लोग बात करते हैं डेल्टा टीवी, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट I इंटू KV इंटू मोलालिटी। इसके बाद हम लोग तीसरा बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, I इंटू KF इंटू मोलालिटी। इसके बाद चौथा है पाई बराबर CRT, तो वांट ऑफ फैक्टर I CRT। तो देखिए ये जो आपका हुआ ये आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये जो है आपका ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग इस पे बात करना चाह रहे हैं कि सर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो देखिए ज़रा सा क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि सर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखिए
क्या क्या हो सकता है वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू देखिए। तो देखिए यदि सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, यदि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, यदि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा सॉल्यूट है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब जैसा मान लीजिए यूरिया आपको मिल गया, आपको ग्लूकोज मिल गया, आपको सुक्रोज मिल गया, इसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर होगा, वांट ऑफ फैक्टर आई का मान इसके लिए होगा 1। इस 1 का मतलब ये हुआ कि ना तो एसोसिएशन होगा, ना तो एसोसिएशन, ना तो आपका एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन। ना तो आपका एसोसिएशन होगा और ना ही आपका डिसोसिएशन होगा। तो देखिए ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो, देखिए दूसरा केस, यदि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो, यदि सॉल्यूट का डिसोसिएशन है, अगर मान लीजिए सॉल्यूट का डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो उस टाइम जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा आई का मान 1 से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल का भी हम लोग बात करेंगे। यदि मान लीजिए सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, यदि सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, यदि सॉल्यूट का एसोसिएशन अगर हो रहा है तो उस टाइम जो वांट ऑफ फैक्टर होगा आई, इसका मान 1 से छोटा होगा। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 कब होगा, जब ना तो एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो। इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 से 12 कब होगा, जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो। वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 कब होगा, 1 से छोटा, जब उसका एसोसिएशन हो। आप एक बार इसको उतार लीजिए। आइए आप लोग उतार ली होइएगा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आई निकालते हैं कैसे हम लोग, इसके लिए छोटा सा फार्मूला है, सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूशन में मौजूद कणों की संख्या, या बोल सकते हैं कुल कणों की संख्या, मौजूद कणों की संख्या और डिवाइड हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन में मौजूद आइडियली कणों की संख्या। सॉल्यूशन में मौजूद आइडियली कणों की संख्या, सॉल्यूशन में मौजूद आइडियली कणों की संख्या। ऐसे करके हम लोग सॉल्यूशन के बारे में हम लोग ऐसे करके हम लोग लिखेंगे और ऐसे करके हम लोग वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें भी हम लोग अलग अलग केस का अलग अलग बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहला, यदि सॉल्यूट 100%
यदि सॉल्यूट 100% डिसोसिएट कर जाए, अगर मान लीजिए 100% डिसोसिएट करता है आपका, अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 100% डिसोसिएट होगा तो उसमें जो होगा वांट फैक्टर आई का मान, ये जो वांट फैक्टर आई होगा ये होगा उसमें मौजूद टोटल कणों की संख्या। जब मान लीजिए आपका सॉल्यूट जो है वो 100% आपका डिसोसिएट हो जाता है 100%, तो उस समय में जो होगा सॉल्यूशन में मौजूद, उस समय में जो वांट फैक्टर होगा वो होगा सॉल्यूशन में मौजूद, सॉल्यूशन में मौजूद कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या के बराबर होगा आपका क्या, आई। जैसे एग्जांपल 100% किसका डिसोसिएशन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या आपका साल्ट। तो देखिए जैसे NaCl आपको पता है NaCl ब्रेक करेगा Na+Cl- में। अब देखिए इसमें कितना आयंस प्रोड्यूस हुआ, आयंस कण एक और एक कितना, 2। तो यहाँ पर जो है आपका वांट फैक्टर आई का मान कितना, 2। अब देखिए ऐसा है आपके पास में CaCl2, आपके पास में ऐसा है CaCl2। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे आयंस में Ca++2Cl-। अब देखिए इस सॉल्यूशन में मौजूद आयन कितना, एक ये और एक 2 ये, तो बताना 1 और 2 कितना, 3। तो यहाँ पर वांट फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका वांट फैक्टर का मान जो है बाबू, ये वांट फैक्टर का मान हो जाएगा आपका 3। अब देखिए अगर ऐसा आपके सामने में और एग्जांपल देखिए ऐसा लिखा हुआ Na2SO4, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2Na+ और SO4-2। अब देखिए इसमें कितना आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, अब देखिए 2 आयन तो सोडियम का और एक आयन सल्फेट का। तो अगर यहाँ पे वांट फैक्टर आई का मान आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे वांट फैक्टर आई का मान हो गया कितना, 3। देखिए 2 आयन ये और एक ये, तो 2 और एक कितना, 3। ऐसे करके हम लोग वांट फैक्टर निकालते हैं। एक एग्जाम्पल आप और समझ सकते हैं, देखिए ऐसा लिखा हुआ, एक आपके सामने मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है K4FeCN6, आपसे पूछ रहा है इसका वांट फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी 100% डिसोसिएट होगा। तो देखिए ये जो डिसोसिएट होता है बाबू, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये 4 सोडियम प्लस आयोनाइज हो जाएगा और प्लस ये पूरे बॉक्स पे एक ही चार्ज आएगा FeCN6 पे माइनस। अब देखिए ये 1 मोल और ये कितना, 4 मोल। तो यहाँ पर जो होगा आपका वांट फैक्टर, इसका वैल्यू कितना हो गया, 5। 4 और 1 5। तो देखिए जब आपका सॉल्यूट 100% डिसोसिएट कर जाए 100%, तो इसमें जो वांट फैक्टर आई का मान होगा वह उसमें मौजूद कुल आयंस की संख्या के बराबर होगा। 2 आयन बनेगा तो वांट फैक्टर 2, अगर 3 बनेगा तो वांट फैक्टर 3, अगर 4 आया तो 4, अगर 5 आता है तो 5। ये तो बात हुआ जब 100% आयोनाइजेशन होगा तब। अब मान लेते हैं अगर 100% नहीं होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यदि सॉल्यूट 100% डिसोसिएट ना हो, अगर 100% अगर मान लीजिए आपका डिसोसिएट नहीं होता, मान लेते हैं कोई भी ऐसा सॉल्यूट है जो आपका 100% नहीं हो रहा, तो देखिए अगर 100% अगर आपका नहीं हो रहा तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल NaCl का, हालांकि ये तो 100% करता है, हम एक एग्जांपल NaCl। अब देखिए ये आयंस में टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। आपको पता है ये रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट ही ब्रेक होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब मान लीजिए जब टाइम 0 है, रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है, जब टाइम 0 है तो ये है 1 मोल, ये कितना बनेगा, ये 0 मोल, ये भी 0 मोल, यही होगा।
अब देखिए, अब हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ से, देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा टूट गया, इसमें से अल्फ़ा टूटना शुरू हुआ, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ से अल्फ़ा टूट रहा है। तो बताना अगर यहाँ से अगर अल्फ़ा टूटा है तो जितना टूटेगा, चूँकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और जितना होगा ये उतना ही बनेगा, कितना, अल्फ़ा, तो ये भी बनेगा अल्फ़ा मोल, ये कितना, ये भी बनेगा आपका अल्फ़ा मोल। अब देखिए अगर हम लोग ऐसा काम करें कि सर आप जो है टोटल मोल निकालिए, तो टोटल मोल, तो देखिए टोटल का मतलब क्या आप जानते हैं, टोटल का मतलब सर जोड़, तो आप क्या करो, आप टोटल को ऐड कर दो, देखना जरा सा ये क्या हो जाएगा, ये है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ये अल्फ़ा और प्लस ये अल्फ़ा, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, बताना टोटल मोल कितना आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा, ये हो गया टोटल मोल। सिर्फ टोटल मोल निकला है, वांट फैक्टर नहीं निकला, क्योंकि वांट फैक्टर लिखा हुआ है सॉल्यूशन में मौजूद कणों की संख्या और बटा में सॉल्यूशन में मौजूद आइडियलो कणों की संख्या। तो देखिए ये सिर्फ निकला टोटल मोल। अगर अपने को वांट फैक्टर निकालना है, वांट फैक्टर आई, तो आई बराबर लिखा हुआ है सॉल्यूशन में मौजूद कणों की संख्या, तो कणों की संख्या कितना, सॉल्यूशन में मौजूद कणों की संख्या 1 प्लस अल्फ़ा, और बताना उसमें आइडियली, तो बताना शुरू में स्टार्टिंग में उसमें था कितना, 1 मोल, तो बटा में 1, ऐसे करके हम लोग वांट ऑफ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग ऐसे को निकाल सकते हैं। और 1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आई बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा। ये आपको अप्लाई तब करना है जब सॉल्यूट 100% डिसोसिएट ना हो। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि मान लीजिए एक सॉल्यूट है जो 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो 20 तो 100 से कम ही है, तो देखिए 20% हो, 30% हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, अगर ऐसा अगर आपको मिलता है तो हम लोग ऐसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात रहा इस पे बेस्ड क्वेश्चन का, तो पहले आप एक बार वांट फैक्टर को जाइए, वीडियो को अच्छे से पॉज करके लिखिए, उसको समझिए, इसके बाद हम लोग फिर इसको रिलेट करके फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर आप सिर्फ समझिए, इसको बार बार देखिए, खुद भी कोशिश कीजिए, और जहाँ पर दिक्कत हो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करके रोकिए और समझिए। आशा करते हैं कि आपको वांट ऑफ फैक्टर समझ में आ रहा होगा। आप भी कुछ एफर्ट लगाइए, और कोरोना है, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, बेवजह घर से बाहर न निकले, ठीक है। हम लोग आगे फिर बात करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।